Hi everyone. Hi everyone. A very good afternoon to all. Okay, good evening. Good evening all. कैसे हो सर? How are you? All are good. Very good. I am fine, बेटा. I am fit and fine. So now, today we should start our new chapter, new topic. Okay, बेटा. So आज से हम लोग नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. Attendance is very low. Any problem in joining the class? I am fine, beta. Actually, the attendance is very poor. Only 8 or 10 students are here. Okay. Okay. Site is loading. It may be possible because now the numbers are slightly increasing. I am fine, Apurva. I am fit and fine. बच्चों आपसे एक बात हुई थी मेरी लास्ट क्लास में रिगार्डिंग केमिस्ट्री. सो आई वांट टू टेल यू वन थिंग. आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है. नाउ सुशांत सर विल कंटिन्यू. सुशांत सर आपके रेगुलर टीचर होंगे और वो कंटिन्यू करते रहेंगे. ठीक है. नाउ इट्स फाइन. हाँ एग्जैक्टली बेटा. तो सर आपके परमानेंट टीचर होंगे, वो कंटिन्यू करेंगे. और इफ ही विल गेट सम टाइम, मान लो उनको कुछ टाइम मिल जाएगा अगर, तो उस टाइम में जो है आपका वो जो पी ब्लॉक का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वो देख लेंगे, है ना. अगर उनको टाइम मिलता है तो ही विल टेक केयर ऑफ दैट. डन. हाँ एग्जैक्टली बेटा. एक्स्ट्रा क्लासेस तो वो लेंगे ही. अगर सिलेबस में जैसे आपको प्रॉब्लम है, मान लो पी ब्लॉक आपको ढंग से नहीं क्लियर हो पाया है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, सो पी ब्लॉक के लिए जैसा आपने बोला था मुझे, ही विल टेक द एक्स्ट्रा क्लासेस जब टाइम होगा तो, है ना. तो इसके लिए तुरंत फोर्स नहीं करेंगे उन्हें. जैसे ही बेटा टाइम मिलेगा ही विल अरेंज द क्लासेस एंड ही विल रिमूव ऑल द डाउट्स. हाँ एग्जैक्टली बेटा. तो मैंने आपके वो जो 2-3 प्रॉब्लम्स थे उन सबके बारे में आपको बता दिया. मैंने बस बोला बेटा सुशांत सर विल बी योर परमानेंट केमिस्ट्री टीचर. ही विल फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ही विल टेक केयर ऑफ योर सिलेबस. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, इफ ही विल गेट सम टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, he will take the backup classes of P block. Done. ओके बेटा. ओके आई विल टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है ना, मैं वो देख लूंगा, वो भी देख लूंगा प्रिया, नो प्रॉब्लम. चलो तो फिर अब मैं स्टार्ट करूं बेटा. नाउ अब अटेंडेंस मुझे थोड़ी ठीक ठाक लग रही है बट स्टिल इट इज वेरी लो. एक दो प्रॉब्लम है बेटा मेरी भी आपसे. आप क्लासेस अटेंड किया करो प्रॉपर. जितने लोग हो बहुत अच्छे हैं. आपके और जो फ्रेंड्स हैं अगर कोई कांटेक्ट में हो किसी तरह से, तो उनको भी बोलो क्लासेस करने के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स नाउ. हम बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स में लेकर जा रहे हैं बेटा. मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है, नीट में 2 क्वेश्चंस आते हैं. ईएम वेव है, 1 क्वेश्चन आता है हमारा. देन आफ्टर अगर हम देखेंगे रे ऑप्टिक्स से भी 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम है ही, है ना. वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चंस आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेने जा रहे हैं. अगर ये टॉपिक्स किया हुआ होगा तो हमें बहुत फायदा होगा, है ना. कम्युनिकेशन नहीं है बेटा, नाउ इट इज नॉट इन सिलेबस. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको हमें करना चाहिए. कांटेक्ट नंबर बेटा नहीं शेयर कर सकते. मैं आप मेल करना मैम को, सिविल कन्वे मी, है ना, वो मुझे कन्वे कर देंगे. सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. ओके. चलो तो नाउ बहुत बातें हो गई. वी शुड स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी गुड टॉपिक बेटा, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट.
तो ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इट वाज ऑलरेडी डन, तो मैं उसको थोड़ा सा बेटा पहले आपके सामने रख लूं, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में जो कि हमने ईएमआई में पढ़ा था वहीं से आएगा, है ना। देन आफ्टर मैं आपको ऑल्टरनेटिंग करंट की तरफ लेकर जाऊंगा। ऑलरेडी वी स्टडीड अबाउट पीरियोडिक ईएमएफ इन द प्रीवियस चैप्टर। पीरियोडिक ईएमएफ हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हो और उन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में इफ विथ सम मैकेनिकल एफर्ट्स, और यू कैन से बेटा आप वहां पे मैकेनिकली अगर एक कॉइल को रोटेट कराते हो तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल, उस रोटेशन ऑफ कॉइल के कारण वहां ईएमएफ इंड्यूस होता है। रीजन सिंपल सा है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दैट केस। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे अगर आप किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दो तो आप आसानी से करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। you can calculate the value of calculate the value of current, and that particular current is called alternating current. लॉजिक क्या है इसको डेफिनेशन से समझते हैं। ओके, कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, बस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा एक ऐसा करंट है जो कि अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है। क्या करता है बेटा? जो कि अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, वो अपने डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है। हाँ बेटा, इंड्यूस्ड करंट जो कि वहां था पीरियोडिक ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट वही यहाँ पे बेटा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। डेफिनेशन इसका पहले सुनो बेटा। अ करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास कोई ऐसा करंट जो कि एक टाइम बाउंड अपने डायरेक्शन को चेंज करता चला जाता है, ऐसे करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा सेम रहे देन ऐसे करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो वी हैव टू टाइप ऑफ करंट्स, द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट। Alternating current periodically changes its direction and direct current will not change its direction. Okay, I hope both the things are clear. ठीक है क्या सभी को? Load means resistance बेटा, जो आप external resistance लगा रहे हो। Okay, so now I am taking you to the next part. सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में आपसे बात करता हूं बेटा, है ना। थोड़े बहुत एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। मैं एक दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और इनके बारे में इनका नाम लिखना कि विच टाइप ऑफ करंट दिस वन, ये करंट कैसा है बेटा। ये सारे ग्राफ्स मेरे आई और टी के बीच में बने हुए हैं। आई एम ड्रॉइंग फ्यू ग्राफ्स सारे ग्राफ्स को देखते चलेंगे बेटा। तो मैंने आपको यहाँ पे देखो टोटल 6 ग्राफ्स मैंने बना के दिखाए। ऑल द ग्राफ्स आर बिटवीन आई एंड टी। ये जितने भी ग्राफ्स हैं ये सब के सब किसके किसके बीच में बने हुए हैं? आई एंड टी के बीच में बने हुए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड इनमें से कौन कौन सा ग्राफ हमें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली बेटा, अगर मैं चलो अब मुझे बता लेने दो, है ना, अब मुझे बता लेने दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं फर्स्ट वन को देखूं बेटा तो क्या फर्स्ट वन अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? आंसर इज नो, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इट मींस ये कैसा करंट होगा? डीसी होगा, दैट्स फॉर श्योर, एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर कांस्टेंट डीसी। हियर मैं क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पे सीधे सीधे, ये और कुछ नहीं है, इट इज कांस्टेंट डीसी। कांस्टेंट डीसी।
Now come to the second one. Second one is changing its direction or not. Second one is changing its direction or not. Answer is again no. It is not changing its direction. It is changing its magnitude, but it is not changing its direction. No बेटा, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव चला गया. ये हमेशा पॉजिटिव ही है. इट मींस हाँ एग्जैक्टली बेटा, इट्स मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग बट डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग. पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा. दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर दिस वन इज नथिंग बट पीरियोडिक डीसी. आई एम एट मैं यहाँ पे बेटा पीरियोडिक वर्ड क्यों ऐड कर रहा हूँ? इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दैट? द आंसर इज अगेन यस, है ना. पीरियोडिक डीसी इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसका मैग्नीट्यूड अगेन सेम हो रहा है. जैसे यहाँ और यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसने सेम मैग्नीट्यूड एक्वायर कर लिया. अब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसने सेम मैग्नीट्यूड एक्वायर कर लिया. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस वन इज बेसिकली पीरियोडिक डीसी. आई होप द थिंग इज क्लियर. हाँ बेटा एग्जैक्टली. तो मैं अब आगे आता हूँ थर्ड वन पे. थर्ड वन इज बेसिकली नोन एज वेरिएबल डीसी, है ना. ये पीरियोडिक तो नहीं है बट वेरिएबल है, एक टाइम पीरियड के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर वेरिएबल डीसी. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. हियर ये जो फोर्थ वन है बेटा, फोर्थ वन को देखें. यहाँ देखो दिस वन इज पॉजिटिव, हियर दिस वन इज नेगेटिव. इट मींस इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है. हाँ एग्जैक्टली, पीरियोडिक एसी. यहां अगर आप देखो बेटा, हियर यू कैन सी हियर दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, नाउ इट इज नेगेटिव. दैट्स व्हाई यहां भी हम लोग देखो ऐसे, यहाँ पे वर्ड जो ये कांस्टेंट है और पीरियोडिक है ये थोड़ा चलेगा नहीं, इसलिए मैं इसे मेंशन नहीं कर रहा. सो यू शुड राइट ओनली एसी, है ना. बिकॉज जो हमारा नॉर्मल ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका नेचर हमेशा यही होता है, जो कि हम पीरियोडिक ईएमएफ में हमने पढ़ा भी है ना. हाउ टू क्रिएट दैट पीरियोडिक ईएमएफ और यू कैन से द एसी जनरेटर, तो उसमें हमने पढ़ा भी है. तो जनरली तो एसी हमारा इसी तरह का होता है जो हमने फोर्थ ग्राफ में देखा है. बट फिफ्थ और सिक्स्थ ऐसे बहुत सारे बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जा सकते हैं. जैसे ये भी पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया. इसे भी हम लोग यहाँ पे एसी के नाम से जान सकते हैं. तो दीज आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स एसीज जो कि 2 या 3 एसीज से मिलकर बने हैं. दिस वन इज द सिंपलर एसी, सिंपल एसी बेटा. आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर. ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, क्या अब आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लोगे? कहीं भी कोई दे तो आप बुद्धू नहीं बनोगे, है ना. हाँ बेटा, इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग, हाँ ये पहला बोर्ड है. इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग वी कैन से दैट एक्चुअली बेटा मैंने अभी जस्ट बोला कि पीरियोडिक एसी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे पीरियोडिक ईएमएफ तो हम कहते ही है ना. और ये जो एसी हमारे हैं इनको आप डायरेक्ट जनरेट नहीं कर सकते. जो आपका फिफ्थ और सिक्स्थ है, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली जनरेटेड. आप इसे तब बनाओगे जब 2-3 अलग अलग तरह के एसीज का कॉम्बिनेशन बनाओगे. तो इन कॉम्बिनेशन प्रोसेस में हमें जाना है नहीं, तो बिना मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना है. इतना जान लो कि दीज आर एसीज. थर्ड को रिपीट कर दो. थर्ड वेरिएबल है बेटा, मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर वेरिएबल डीसी. इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. सो डीसी तो है ही, वैल्यूज चेंज कर रही है. दैट्स व्हाई मैं उसे वेरिएबल डीसी कह रहा हूं. डन. हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर रहा है बेटा. ऐसा तो फिफ्थ वन में भी, सॉरी सिक्स्थ वन में भी हो रहा है ना. सिक्स्थ वन में भी तो सेम ही है ना प्रेरित. मैं बोल रहा हूं कि फोर्थ वन आपका बेसिक ऑल्टरनेटिंग करंट है. अदर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो कि 2-3 एसीज को अलग अलग को कंबाइन करने के बाद कुछ फॉर्म होते हैं, है ना. तो वो ऑल्टर्ड फॉर्म है उसका, वो डायरेक्ट फॉर्म नहीं है. चलो तो मैं अब आपको आगे लेकर चल रहा हूँ. हमें आइडेंटिफाई करना था एसी और डीसी, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब ये नहीं फंसेंगे हम लोग कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो ही एसी होगा या तो ही डीसी होगा. हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना है. डायरेक्शन चेंज हुआ तो एसी, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डीसी, है ना. ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सबसे पहले मैं यहाँ पे अब आपको एसी जनरेटर ही दिखा देता हूँ एक बार, है ना. एसी जनरेटर के बारे में ही बात कर लेता हूँ, जिससे आपके दिमाग में जो पिछली क्लास में जो चीज नहीं क्लियर हो पाई होगी वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी,
है ना, तो आई एम जस्ट टेकिंग एसी जनरेटर। वी कैन सी, बेटा मैं पूरा अरेंजमेंट नहीं बना रहा, उसे आप पैकेज से देख लेना, मैं इसके रफ डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं। We have a strong magnet. This one is north pole. Here we have south pole. Okay. यहां हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लूप है एंड लूप इज अटैच्ड विद सम अदर अरेंजमेंट्स। ये लूप जो है ये अरेंज अदर अरेंजमेंट के साथ अरेंज्ड भी है ना। यहां मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ लूप्स इज इक्वल टू n, number of loops is equal to n। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू a। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू b, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू b। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहने चाहिए, है ना। हाँ बेटा मैं पीरियोडिक की में बता रहा हूं, n a एंड b। एंड नाउ ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है बेटा, द होल अरेंजमेंट इज मूविंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। मैं सिंपल वे में क्या ले रहा हूं बेटा, मेरे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, हमारा लूप है, यहाँ पे फील्ड था, यहां से भी फील्ड है, हमारा फील्ड लाइन है, हम लोग इसे रोटेट कराना शुरू कर रहे हैं। इफ आई एम रोटेटिंग द लूप, व्हाट विल हैपन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज। मैं यहां पे अगर एग्जैक्टली बेटा मैं अगर 5b लिखना चाहूं तो आई विल राइट nb a cos थीटा एंड इंस्टेड ऑफ cos थीटा, क्या बच्चों आप लोग यहां पे nb a cos ओमेगा t लिख सकते हो क्या, बिकॉज दिस थीटा इज नथिंग बट ओमेगा t, क्या आराम से लिखा जा सकता है। तो दिस वन इज बेसिकली फ्लक्स, ये हमारे पास क्या है बेटा, दिस वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ वी नो दैट जैसे जैसे हमारा t चेंज होगा वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा। इट मींस दिस फ्लक्स इज बेसिकली टाइम वेरिंग। सो इफ यू वांट टू फाइंड ईएमएफ ई इंड्यूस्ड, यू हैव टू डू द सिंपल थिंग। आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा माइनस ऑफ d∅b/dt। आई होप द थिंग इज क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है ना। मैं इसे अगर डिफरेंशिएट करूं तो आई विल गेट nb a ओमेगा साइन ओमेगा t। आप बच्चों मुझे बताना, अगर मैं इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, हाउ यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, आपको मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, हाउ यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सा बेटा, अगर ये जो साइन के बाद का क्वांटिटी है, जो साइन वाला नंबर है मेरा, इफ इट विल बी इक्वल टू 1 यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। एग्जैक्टली। सो अगर हम इस पूरे क्वांटिटी की बात करें वैसे केस में क्या मैं इसको ई नॉट लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट। सो ऑटोमेटिकली दिस ई इंड्यूस्ड बिकम्स, ये ई इंड्यूस्ड क्या बन जाएगा हमारा, इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस ओमेगा टी इज नोन एज फेज एंगल। ये जो ओमेगा टी मैंने लिखा है, दिस वन इज बेसिकली नोन एज फेज एंगल, इसे हम लोग फेज एंगल कहते हैं। ये ऐसे क्लास 11th में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है बेटा। व्हाट इज ई नॉट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम ई इंड्यूस्ड इज कॉल्ड ई नॉट। डन है। नाउ just beta divided by r, you will get I induced, and I will write this I induced is nothing but E induced divided by r। क्या इसमें कोई परेशानी है बच्चों, it is E induced divided by r, or you can write I induced is nba omega divided by r sin omega t। This will be the result। Done with everyone? मैं बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं एंड द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट। I already taught you what is alternating current, the current which will change its direction periodically is called alternating current। Here beta, this is the way by which we can easily produce the
we can easily produce this alternating current. ओके, डन है क्या बच्चों यहां तक? बेटा पावर कहां से आ गया? अभी तो पावर में आए नहीं है ना? जस्ट रुक जाओ, अभी पावर में पहुंचेंगे, घबराना नहीं है ना? नाउ आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट. क्या यहां तक सबको पूरा का पूरा कैसे बनेगा एसी, एसी होता क्या है, क्या ये दो चीजें क्लियर है? एसी होता क्या है, एसी बनेगा कैसे, दो चीज जान लिया हमने. देन आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि एसी के साथ जुड़े हुए टर्म्स कौन कौन से हैं. तो पहला मैं बताऊंगा आपको एवरेज करंट, द सेकेंड वन इज कॉल्ड आरएमएस करंट, एंड द थर्ड वन जो कि आप पहले देख चुके हो, जिसे आप आई नॉट बोल रहे हो, इट इज ऑल्सो नोन एज पीक वैल्यू ऑफ द करंट. ओके, तो दीज आर द थ्री टर्म्स. और एक मैं और ऐड कर दूं बेटा, इंस्टेंटेनियस. दिस आई induced is basically known as the instantaneous value of current. So these four things we have to study. ये पैकेज में नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है. बेटा एक दो बात मैं बोलूं, डांट खा जाओगे मुझसे. अब बहुत सारी चीजें ऐसी है बेटा, सिस्टमेटिक वे में सीखने के लिए पैकेज से थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं. पैकेज का चीज छूटना नहीं चाहिए, बस इतना ही सा है ना. कुछ ज्यादा हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? नहीं ना. चलो तो फिर चल मारो, टेंशन मत लो, है ना? हम चीजों को आराम से समझते चलते हैं. तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा. एक्चुअली बेटा एसी कंस्ट्रक्शन आपसे पूछ सकते हैं प्रीवियस चैप्टर में ही, जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही पढ़ सकते हैं, वहीं से हमसे पूछ सकते हैं, है ना? लगेगा बेटा, घबरा मत, है ना? ना मुझे हड़बड़ा, ना मेरे ऊपर प्रेशर बना, ना खुद के ऊपर बना. आराम से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. मुस्कान पैकेज, एग्जैक्टली मुस्कान, आई हैव मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा इसके लिए. मेरे पास नाउ इसका भी सोल्यूशन है. जस्ट बेटा अपना पीएसआईडी, एक्चुअल एड्रेस, ये दोनों चीजें जो है बेटा आप जो है भेज सकते हो निधि मैम को, निधि मैम नहीं सॉरी, आपकी मैम मेघा मैम को, सॉरी मेघा मैम को आप भेज सकते हो. आपके हो सकता है एड्रेस के कारण ऐसा हुआ हो, मे बी पॉसिबल, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ये बाकियों के लिए भी बेटा, जिसको भी पैकेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपना पीएसआईडी, अपना मेल, और उसके साथ साथ अपना प्रॉपर एड्रेस, जो भी रिसेंट एड्रेस है, उसमें अपने मेल में पूरा अटैच कर देना, कौन कौन सा पैकेज मिला है, कौन कौन सा नहीं मिला है ना? आपका वो अपडेट कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, है ना? मेघा मैम को, ठीक है ना? चलो तो मैं अब आगे बढ़ता हूं. महक, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माई साइड बेटा. आप बहुत अच्छा करो अपने लाइफ में, आगे बढ़ो, और इस साल नीट को क्रैक करो, है ना? नीट निकालो और अपने इस बर्थडे को, इस पूरे साल को आप स्पेशल बना लो, ठीक है? चलो तो नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Here we know that in case of alternating current, I is equal to I naught sin omega t. As I told you, अभी जस्ट मैंने आपको बोला है बेटा, यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं, मैं इन टर्म्स को एक एक करके समझाता हूं, है ना? ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं. ये जो I है, दिस वैल्यू इज बेसिकली नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. सॉरी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट. ओके, द I naught is known as peak value of current. This one is peak value of current. तो ये दो बातें तो समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं, ये दोनों तो आराम से, बहुत आराम से समझ सकते हैं बेटा, है ना?
पीक वैल्यू, हाँ बेटा आप इसे मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू बोले, पीक वैल्यू बोले, बोथ आर सेम, आप दोनों में से जो भी लिखना चाहो यू कैन राइट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। इन दोनों को तो हमने समझ लिया कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट, हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू, है ना, ये कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बेटा अपने फिजिक्स में एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमें यहाँ यूज करना है। सर द पीक वैल्यू विल बी फॉर, नो बेटा नॉट फॉर हाफ साइकिल, यहाँ मैंने साइकिल तो अभी चर्चा ही नहीं की है, एंड इट इज नॉट फॉर एनी साइकिल, आई एम जस्ट राइटिंग हियर आई इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी टाइम पुट करो वैल्यू मिल जानी है, और मैक्सिमम वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो कि साइन ओमेगा टी के 1 होने पे हमें मिलने वाला है। डन है ना। तो मैं यहां आपको बता रहा था एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू पूरी फिजिक्स में कहीं आएगा, किसी भी जगह आएगा, आंख बंद करना है, सिंपल सा काम करना है। मान लो v का एवरेज पूछा गया हो, वेलोसिटी का एवरेज, व्हाट यू विल डू, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का फंक्शन है तो v dt डिवाइडेड बाय dt। एक्सेलरेशन का एवरेज पूछा गया है, a dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन। अगर मान लो बेटा मुझे किसी ने बोल दिया कि हमें क्या करना है, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन नहीं गिवन है वेलोसिटी का, हमें डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में गिवन है, तो आई विल राइट v dx डिवाइडेड बाय dx, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करते हुए चलना है। मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं यू हैव टू राइट द इंटीग्रेशन आल्सो, है ना। अपूर्वा योर आंसर इज करेक्ट बेटा। तो ये फिजिक्स का सिंपल फंडा है, हर जगह लगाना है, fx dx डिवाइडेड बाय dx। fx इज फंक्शन, x जो उसमें लिखा हुआ है x है बेटा वेरिएबल, तो फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय वेरिएबल का इंटीग्रेशन, this will provide you the average value in each and every case. Are you getting my point? Okay, so now मैं यहां से अब आपको एवरेज वैल्यू यहां पे बताता हूं। यहां अगर मुझे लिखना हो तो हाउ आई कैन राइट द आंसर, आई विल राइट आई एवरेज। देखो बेटा आई एवरेज को लिखने का एक तरीका और भी है, इंस्टेड ऑफ दिस अगर कहीं पे इस तरह के दो ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स आपको लगे हुए दिख जाएं, इसका मतलब भी एवरेज ही होता है। तो आई विल राइट आई मीन इज इंटीग्रेशन ऑफ आई dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, इट विल प्रोवाइड अस द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। आई होप द थिंग इज क्लियर। यहां भी आप बेटा जीरो से लेकर कैपिटल टी डाल दो और यहां भी जीरो से लेकर कैपिटल टी डाल दो, तो आप यहां पे फुल साइकिल की बात कर रहे हो, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट फुल साइकिल। आई होप द थिंग इज क्लियर, ठीक है ना। एंगुलर ब्रैकेट ही लगाया है, ओके बेटा। तो ये जो ब्रैकेट है और आई एवरेज है, इन दोनों से हम लोग इसे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन भी है। मान लो कभी ग्राफ दे दिया हो मुझे और मुझे इससे कुछ इन्फरेंसेस निकालने हो, हाउ आई विल गेट दैट पर्टिकुलर इन्फरेंस। तो मैं यहाँ बहुत ही सिंपली बोलूंगा बेटा, दिस इंटीग्रेशन ऑफ आई dt इज नथिंग बट एरिया अंडर द आई वर्सेस टी कर्व, area under the I versus T curve. Are you getting my this point or not? क्या ये पॉइंट भी आप समझ रहे हो कि नहीं? Why full cycle is written? Actually बेटा मैं अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो हम लोग फुल साइकिल, हाफ साइकिल सब जगह अलग अलग एवरेज निकालेंगे। मैंने यहाँ फुल साइकिल लिख दिया है, कभी हाफ साइकिल की जरूरत पड़े तो भी लिख सकते हैं, वहां मेंशन्ड होगा। मैंने यहाँ फुल साइकिल के लिए लिखा है इसलिए फुल साइकिल मेंशन कर दिया। हाफ साइकिल लिखना हो आप हाफ साइकिल लिख लेना, लेकिन वहां फिर 0 से t/2 हो जाएगा, है ना। ये जो t है यू ऑलरेडी नो दिस कैपिटल T इज बेसिकली टाइम पीरियड, सो मैं पूरे के पूरे एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। मैं यहां से आगे लेकर आता हूं देखो कभी कभी जो है ना आगे का पढ़ लेना नुकसान भी देता है ना, बिना मतलब के डाउट्स पहले ही क्रिएट करता है। तो अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं तो मैं कोई इस डाउट को नहीं क्लियर करने जा रहा। रुक जा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखा कर। देखो मैं थोड़ा सा स्लो हूं,
है ना, मैं ये मानता हूं मैं थोड़ा स्लो हूं, आराम से पढ़ाऊंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा, है ना। तो घबराना नहीं कि कोई चीज छूटना है, काफी चीजें नई मिलनी है, सोचने का तरीका आपका अच्छा हो जाएगा अगर आप जीरो मान के चलोगे तो, है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं आराम से। मैं आपको बता रहा था बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी को हम लोग चाहें तो एरिया अंडर द आई वर्सेस टी कर भी कह सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है पहले उसको भी समझ लेते हैं, फिर अलग अलग जगह पे मैं आपको एवरेज, आरएमएस सारी वैल्यूज निकाल के सिखाऊंगा। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, पहले डेफिनेशंस बस जान लेते हैं, वापस से इस पे आना है, कैलकुलेशन करेंगे इसका भी। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन, द लास्ट वन, एज आई टोल्ड यू वी हैव 4 नेम्स, तो 3 तो हो गए, चौथा बचा है, चौथे को भी समझ लेते हैं। द फोर्थ वन इज द आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ओके, सो शॉर्टकट में आप इसको क्या लिखोगे, आई आर एम एस, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है बेटा, आर एम एस। सर प्लीज आंसर वाई क्वेश्चन आई रोट 2 टाइम्स, कहा 2 बार लिख दिया बेटा? मैंने 2 बार नहीं लिखा है बेटा। हाँ बेटा, अंशिका, फुल साइकिल मींस एक कंप्लीट राउंड, जहां से शुरू किया था वापस वहां पहुंच चुके हैं, यही है ना। ओके, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की अगर हम बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आईआरएमएस। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, ये होता क्या है। देखो मैथमेटिकली निकाल लेना तो मोह और माया है, वो तो निकाल ही लेंगे, है ना। हम लोग बात करते हैं पहले किसकी, कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेसिकली हमारी करंट की वो वैल्यू है, करंट का, करंट को डीसी में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डीसी करंट की वो वैल्यू है, डीसी में वो रिप्रेजेंटेशन है जो कि सेम अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करेगा अगर हम लोग उसको किसी आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी फिक्स टाइम के लिए, किसी टी टाइम के लिए रखते हैं। तो जितना एसी एसी हमारा कंज्यूम करेगा उतना ही हमारा वो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी कंज्यूम करेगा। तो जो आई डीसी की वैल्यू वहां पे आएगी, जो इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ डीसी निकल कर आएगी, उसे हम लोग आईआरएमएस कहेंगे। इन डेफिनेशन इफ यू वांट टू राइट, बस मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू the particular value of DC, particular value of DC which when passed through the resistance R will produce the same amount of heat। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। सिंपल सा एग्जांपल से समझना, बहुत आराम से दिमाग में जाएगा। कोई नहीं, मैं समझा रहा हूं फिर से। मान लो मेरे घर में एसी करंट फ्लो कर रहा है, मैंने एक बल्ब लगा दिया, बल्ब कुछ पावर कंज्यूम करेगा? आंसर इज यस। मैंने उसी बल्ब को एक डीसी करंट सोर्स के साथ लगाया। मैंने क्या किया, उसी बल्ब को एक डीसी करंट सोर्स के साथ लगाया, वो भी कुछ पावर कंज्यूम करेगा। तो हमारा डीसी करंट का वो वैल्यू जिसके लिए उसका एसी में जो पावर कंज्यूम हुआ था वो पावर डीसी वाले पावर के बराबर आ जाए, उसे हम लोग आईआरएमएस के नाम से जानते हैं। मैंने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग करंट में किसी बल्ब को लगाया, उसने कुछ पावर कंज्यूम किया, मैंने
एक दूसरा अरेंजमेंट लिया जहां पे सेम बल्ब को मैंने रखा, वो हमारे किसी डीसी करंट के साथ भी सेम पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो डीसी करंट की जो वैल्यू पे वो सेम पावर कंज्यूम कर रहा है, उस करंट की वैल्यू को हम आरएमएस वैल्यू के नाम से जानेंगे। नाउ इज इट फाइन? तो अगर बेटा हम लोग कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे अगर हम लोग मान लो बेटा एमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, कुछ भी मेजर करने के लिए लगाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो इट विल ऑलवेज रीड द आरएमएस वैल्यूज। वो हमेशा किस वैल्यू को रीड करता है? आरएमएस वैल्यू को ही रीड करता है ना? नहीं बेटा, ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना? क्योंकि डीसी करंट तो हमेशा आप मैग्नीट्यूड की ही बात करोगे, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है ना? हाँ बेटा, पावर ऑफ इक्विवेलेंट डीसी करंट इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड इन एसी करंट इज बेसिकली इक्वल। ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे वैसे। डन विथ एवरीवन? सो अब मैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे आ जाता हूं। इट्स मैथमेटिकल पार्ट इज आईआरएमएस। देखो नाम पे एकदम बिल्कुल चिपक जाना है, इसके नाम को छोड़ना नहीं है। बेटा इतना बताने का कोई फायदा नहीं दिखा मुझे प्रिया। मैंने बोला बेटा कि ये डीसी का इक्विवेलेंट वैल्यू है, ऐसा होगा नहीं। हम अगर ऐसा रखेंगे तो सेम पावर कंज्यूम करेगा। मैंने बोला डीसी की इक्विवेलेंट वैल्यू जहां पे पावर कंजप्शन सेम हो जाए, उस करंट की वैल्यू को हम आरएमएस बोलेंगे। वो करंट की वैल्यू क्या कहलाएगी? आरएमएस कहलाएगी। और आरएमएस पे जो पावर कंज्यूम होगा वही पावर हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट को हम यूज करेंगे तो भी कंज्यूमशन होगा, है ना? हाँ बेटा आप करेक्ट हो। तो आईआरएमएस की बात करें तो देखो नाम से चिपकते हैं बिल्कुल। पहले लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इसका स्क्वायर, लास्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड मीन एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट। पहले स्क्वायर करेंगे, तो पहले मैंने स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों इसका मीन निकालना है ना? सबसे पहला काम क्या किया मैंने? इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद मीन निकालना है। देखो मैंने ट्रायंगुलर बॉक्स लगा दिया। नाउ वी हैव टू डू व्हाट? वी हैव टू जस्ट पुट अ रूट साइन टू गेट द रिजल्ट। डन विथ एवरीवन? सो अगर मुझे इसे एक्सपैंड करके लिखना हो तो आई विल राइट आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन एंड वी हैव टू पुट अ रूट साइन ओवर इट टू गेट द रिजल्ट। क्या ये पूरा का पूरा डन है? इज इट डन विथ एवरीवन? ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट। मैं यहां से आपको फिर आगे लेकर चलता हूं। तो यहां तक बेटा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। नाउ यहां से न्यूमेरिकल्स हमारे शुरू होते हैं, ध्यान देखते हैं। अनन्या कोई प्रॉब्लम बेटा? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, सो नाउ मैं यहां से आपको आगे लेकर आ रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट वन। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। ये हमारे पास बेटा बेसिक पीरियोडिक फंक्शन का क्या है? बेसिक पीरियोडिक फंक्शन मुझे गिवन है ना? ओके ओके, लिख लिया क्या बेटा? अब लिख लिया आपने? सो नाउ मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। बेसिक पीरियोडिक फंक्शन है हमारे पास। हमें इसका आई आर एम एस, आई एवरेज, आई मैक्सिमम और आई इंस्टेंटेनियस, इन चारों वैल्यूज को लिख लेना है। पहली दो वैल्यूज तो बहुत हंसते खेलते हुए लिख लोगे बेटा। आई पीक इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे? आई पीक इज इक्वल टू आई नॉट, कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें तो। द सेकेंड वन इज, अगर मैं यहाँ पे आई एवरेज की बात करूं तो आई एवरेज इज आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। देखो मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूं। मैं एक तो इसे स्मार्टली कर सकता हूं और दूसरा
मैं इसे मेहनती तरीके से भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं मेहनती तरीके से करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको स्मार्टली करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। तो स्मार्टली सॉरी मेहनती तरीके से कैसे करेंगे, आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग साइन ओमेगा टी डी टी, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलो तो मुझे। इट इज cos omega t divided by omega. Are you getting my point or not? And if I have to put the limit, I am putting the limit 0 to t. So हाँ बेटा, आपने माइनस साइन भी लगाया है, सही लगाया है। t को हम लोग चाहे तो यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं, एंड इन डिनोमिनेटर वी कैन राइट कैपिटल T. दिस विल बी द रिजल्ट, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं, आई एम पुटिंग द वैल्यू t दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, द वैल्यू इज cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, सो आई एम राइटिंग माइनस ऑफ आई नॉट हियर, एंड माइनस माइनस प्लस, दिस टाइम आई नॉट हियर। ओमेगा तो डिनोमिनेटर में था ही, और भी मेरे पास t था, इसे भी लिख दिया हमने। आंसर इज इक्वल टू 0। क्या आंसर मुझे 0 आ रहा है? आप देखकर बताना मुझे बेटा, क्या वी आर गेटिंग द आंसर विच इज इक्वल टू 0? 0 से t मैंने क्या बोला बेटा, इट इज नथिंग बट फुल साइकिल, सो आई एम राइटिंग हियर, ये क्या था बेटा, आई एवरेज था। कहां निकल कर आया? फुल साइकिल का निकल कर आया, और अगर मैंने फुल साइकिल में निकाला तो वैल्यू इज 0। एक्चुअली बेटा मैंने सिंपल इंटीग्रेशन किया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा निकल कर आया। मैंने अगर सबसे पहले बेटा 2 पाई बाई ओमेगा पुट किया टी के जगह, आई एम गेटिंग माइनस ऑफ आई नॉट कॉस पाई, कॉस 2 पाई एज माई रिजल्ट। फिर जब मैंने 0 पुट किया बेटा, तो हमें मिल गया वहां से माइनस माइनस प्लस आई नॉट कॉस 0। इन फर्स्ट केस आई एम गेटिंग माइनस आई नॉट, एंड इन सेकेंड केस आई एम गेटिंग आई नॉट, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। स्मार्टली करना होता तो बहुत आसान सा तरीका था बेटा। हम लोग जानते हैं कि साइन का कर्व कैसा होता है, क्या साइन का कर्व कुछ इस तरह का बनता है हमारा, और अगर साइन का कर्व ऐसा बनता है तो इसका जितना पॉजिटिव एरिया है क्या उतना ही नेगेटिव एरिया है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यू ऑफ आई एवरेज इज इक्वल टू 0। और आई एवरेज कब 0 होगा बेटा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फुल साइकिल हियर। तो ये हमारा स्मार्ट वे हो गया जल्दी से कर लेने का। हाँ बेटा, ये लिमिट्स है जो कि मैंने पुट किया है। बेटा चलो देख लो आप, ऐसे ये सब कैलकुलेशन था सोहम, आप थोड़ा अगर खुद से करते ना तो आप सीखते भी, है ना। सो अगली बार से सब वैल्यू पुटिंग तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। इट इज कॉस 2 पाई एंड आई एम राइटिंग माइनस माइनस प्लस आई नॉट कॉस 0। नाउ इज इट फाइन, है ना। तो छोटा मोटा मैथमेटिक्स है, एक दो लाइन हाथ चलाएंगे ना तो अपने आप हो जाएगा। और आदत पड़ गई ना सर की, कि सर करके दिखाएंगे तो करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप फिर खुद से करने लायक बचोगे नहीं। तो ये सब छोटा मोटा काम कर लिया जाता है ना। चलो आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको फुल साइकिल की बात करूं तो मुझे फायदा ही नहीं मिला। तो हम लोग इसीलिए बेटा, सिंस फुल साइकिल में हमें हमेशा वैल्यू 0 मिल जाती है ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में, इसलिए हम लोग यहाँ पे फुल साइकिल में एवरेज ना निकालकर किस में निकालते हैं, हाफ साइकिल में निकालना पसंद करते हैं। तो आई एम नाउ फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल नाउ, है ना। तो हम लोग हाफ साइकिल में निकाल के देखते हैं। एकदम आराम से, घबराना नहीं है बेटा। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी स्लो हो, कोई बात नहीं है, सीखेंगे आराम से, क्योंकि बेसिक यही है, आगे की चीजें तो कर ही लेंगे, है ना। ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ पे आगे आपसे बात करने जा रहा था। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, दैट आई एवरेज फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज होना चाहिए, अदरवाइज क्या बाकी चीजों में कोई चेंज आएगा क्या? आंसर इज नो, है ना। बाकी और सब चीज तो सेम ही रहेगी, फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग हियर 0 to t by 2 and here also 0 to t by 2. Is it fine? So अब बेटा अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल राइट आई नॉट sin omega t dt
और लिमिट्स के लिए मैं 0 से लेकर इस बार पाई बाई ओमेगा लिखता हूं। पिछली बार 2 पाई बाई ओमेगा लिखा था, इस बार क्या लिख दिया है? पाई बाई ओमेगा। एंड इन डिनोमिनेटर आई एम डायरेक्टली पुटिंग द वैल्यू पाई बाई ओमेगा। क्या कोई परेशानी है लिखने में? नाउ इफ आई इंटीग्रेट द न्यूमरेटर आई विल राइट माइनस ऑफ आई नॉट cos omega t divided by omega divided by pi by omega, and in numerator I have to put the limit 0 to pi by omega. This time the value is minus of I naught cos pi minus minus plus I naught cos 0. देखो बेटा ओमेगा ओमेगा तो निपट चुका है, सिर्फ डिनोमिनेटर में पाई बचेगा, एंड इन न्यूमरेटर यू विल गेट 2 I naught डिवाइडेड बाय पाई एज योर रिजल्ट। क्या इस बार समझने में कोई परेशानी है? देखो बेटा सिंपल इंटीग्रेशन है तो कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड भी नहीं है। मैं आपसे जस्ट जानना चाहता हूं क्या आप इस प्रोसेस को समझ सकते हो? मैंने किया क्या है, cos ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया है, लिमिट पुट किया है बेटा 0 से लेकर t बाई 2 तक। t को मैंने 2 पाई बाई ओमेगा लिखा है, 2 के कैंसिल होने के कारण मैंने पाई बाई ओमेगा ले लिया है। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ -1 हियर, इससे आई नॉट आ गया मेरे पास, एंड द रिजल्ट इज माइनस ऑफ 2 आई नॉट बाई पाई। एंड इफ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आई एवरेज in second half cycle, the answer is just beta negative, other things are quite similar, it is minus of 2 I naught divided by pi. Done. इसीलिए बेटा आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, आंसर क्या होता है मेरा फुल साइकिल का? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. डन विथ एवरीवन? डन है क्या बच्चों? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन बेटा। मैं अगले पॉइंट पे आपको लेकर आता हूं। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। द लास्ट वन इज इट्स आरएमएस वैल्यू। देखो एक तो मैं करके इसलिए दिखा दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको करने को आ जाए, बस इसलिए मैं एक करके दिखा रहा हूं, नहीं तो वैल्यूज तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, है ना? इट्स मैंडेटरी कि यू हैव टू मेमोराइज ऑल दोज वैल्यूज, आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। बस मैं कर इसलिए रहा हूं, मैंने फिर बोला कर इसलिए रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ गया तो आपको करना आता हो, है ना? चलो तो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द आरएमएस वैल्यू। आई एम राइटिंग हियर आईआरएमएस। आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और इसके ऊपर मुझे लगाना क्या है बेटा? रूट साइन। हियर आई एम पुटिंग 0 टू t, हियर आल्सो बेटा 0 टू t। डन है? अब देखो एक्चुअल में है तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को करने के लिए ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमें परेशान करेगा, तो मैं यहाँ पे सीधे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूं आपको। 1 माइनस cos 2 omega t divided by 2 can be written as sin square omega t। आप क्या इस तरह का रिप्लेसमेंट जानते हो बेटा? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस वैल्यू, मैं सिंपल वे में इसे रिप्लेस करूंगा, अदरवाइज मैं इसे इंटीग्रेट कर नहीं पाता, तो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं बेटा। आई एम राइटिंग 1 माइनस cos 2 omega t divided by 2 into dt, and in denominator I am writing t, और मुझे इसके ऊपर क्या करना है बेटा? एक रूट साइन लगाना है। अब बच्चों मैं एक छोटा सा स्किप वे यूज कर लूं क्या? क्या आप इंटीग्रेट खुद से आप कर सकते हो? इंटीग्रेट करके आंसर खुद से लिख सकते हो, वैल्यूज खुद से लिख सकते हो, या आई हैव टू इंटीग्रेट? बिकॉज वी हैव टू फंक्शंस व्हिच वी हैव टू इंटीग्रेट। जो दूसरा वाला है इससे कुछ नहीं मिलने वाला, आप ये समझ चुके हो। अभी जस्ट आपने देखा था कॉस वाले का इंटीग्रेशन कुछ मिला था क्या? सॉरी साइन वाले का इंटीग्रेशन कुछ मिला था क्या? आंसर आया था 0। सिमिलरली इसको भी जब आप इंटीग्रेट करोगे बेटा आंसर आएगा 0। सो इसको मैं सीधे सीधे स्किप कर जाता हूं, मुझे 1/2 को इंटीग्रेट करना है, एंड इफ आई इंटीग्रेट दिस 1/2 आई विल गेट t/2 एज माई रिजल्ट। मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? t/2। t से t कैंसिल हो जाएगा, एंड द आंसर इज आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
सो यू कैन राइट आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 इज योर रिजल्ट। क्या आराम से हम लोग ये लिख सकते हैं फिर? हाँ, पूर्वा, अभिनव, हार्वितिक, अंशिका, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। क्या हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं? आज बच्चों अभी कुछ क्लास में आपकी स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है। प्लीज बेटा अभी कुछ भागना मत बेटा आज, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें मैं इससे आगे बताने जा रहा हूँ, तो भागना मत, क्लास में बैठे रहना अभी, ठीक है? काम की चीजें हैं, ध्यान से देखते हैं। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ पोल बेटा, प्लीज मुझे पोल का आंसर कर दो। क्या यहां तक के पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हैं? टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर और नॉट? ओके, दो तीन बच्चे हैं जिनको नहीं क्लियर हो रहा है। प्लीज बेटा आप जो भी बच्चे हो, आप लोग बेटा अपने क्वेरी को जल्दी से यहाँ पे प्लेस कर दो प्लीज, एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से यहाँ पे क्वेरी डालो, कौन से पोर्शन में दिक्कत है? सर ये लास्ट वाला नहीं आया। लास्ट वाले में मैंने आपको बोला बेटा कि जैसे साइन का, बेटा आरएमएस का तो अभी मैंने बताया आपको एग्जांपल। मैं चलो पहले आपको बता दूं मुदित में, यहां मैंने किया बेटा cos 2 ओमेगा टी वाला जो पोर्शन था इसका एवरेज 0 आने वाला है, हमें पता है, तो मैं सिर्फ 1/2 को ट्रीट कर रहा हूं। 1/2 का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो t/2 आएगा। t से t को कैंसिल कर दिया, वैल्यू सिर्फ 2 बची, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप मुदित आपका आंसर क्लियर हो गया है ना? हाँ बेटा, इट इज फॉर फुल साइकिल, ठीक है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। अब मैं आता हूं बेटा, प्रिया से बात कर रहा हूं मैं। प्रिया बेटा एक बार डेफिनेशन को आप फिर से पढ़ो। इट इज डीसी इक्विवेलेंट, जो कि सेम एनर्जी कंज्यूम करती है, आप बस इतना समझ के चलो। ये एसी की एक डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू है जो कि सेम पावर को कंज्यूम करता है। ओके, डन। चलो फिर मैं अब आपको आगे इन चीजों को एक बार जल्दी से लिख देता हूं और आगे की ओर लेकर चलता हूं। देखो बच्चों, एक नोट पॉइंट है, ये समझो तो समरी शीट ही नहीं है, ये आपके लिए नोट पॉइंट है, इसको आप अब रट्टा मार जाना बिल्कुल, है ना? फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम लोग के पास फंक्शन i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो हमें रट के क्या क्या रखना है? हमें याद होना चाहिए आई एवरेज की वैल्यू फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए 2 I0/पाई होगी, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए -2 I0/पाई होगी, और फुल साइकिल के लिए हमारे पास आंसर 0 होगा। यह हमारे पास पहली चीज है जो कि हमें याद रखनी है। नाउ दूसरा था मेरा बेटा, अगर मैं यहाँ पे IRMS की वैल्यू निकालता हूं, वैल्यू ऑफ IRMS इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई √2। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सिखा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, अगर मुझे कहीं भी साइन ओमेगा टी, कहीं भी मुझे कॉस ओमेगा टी, पूरे साइकिल में एवरेज निकालने को मिल जाता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फुल साइकिल, आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आंसर हमेशा क्या होगा? 0। और अगर हमारे पास कहीं भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमें मिल जाता है कहीं बेटा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगेन इन फुल साइकिल, इन दिस केस आंसर इज इक्वल टू 1/2। ये दो चीजें हैं बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। वी हैव टू मेमोराइज दीज टू थिंग्स। आप पूछोगे क्यों सर, कहाँ काम आएगा, क्यों रट के रखें, किस जगह काम आएगा? तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूं जिस जगह पे देखो बेटा ये कितने आराम से काम आएगा और आपके पैकेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। हाँ बेटा, आज हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले हैं, ये उसका समरी है ना? तो मैं अब आपको यहां से आगे लेकर चल रहा हूं। सेकेंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड हाफ साइकिल का बेटा, मैंने बोला जितना पॉजिटिव उतना ही क्या होगा? नेगेटिव। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव।
सेकेंड पॉइंट, IRMS की वैल्यू अभी हमने निकाली थी बेटा, इट वाज इक्वल टू I नॉट बाई रूट पाई। मैंने सेकेंड पॉइंट में बोला साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अगर मुझसे कोई फुल साइकिल में पूछे एवरेज तो आंसर इज डायरेक्टली जीरो। और अगर मुझसे पूछे बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, इट इज इक्वल टू 1/2। आप इसे यहाँ अप्लाई करके देख लो ना। यहाँ IRMS जब आप निकाल रहे थे तो आई स्क्वायर ही तो निकाल रहे थे, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी ही निकाल रहे थे ना। तो आप साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिए यहाँ पे 1/2, तभी तो ये 2 आपको यहाँ अपीयर हुआ। इज इट फाइन? चलो तो मैं अब आपको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। मैं अब आगे बढ़ाता हूँ, एक क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। एक या दो क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, I is given, it is a plus b sin omega t. We have to find the IRMS value here. मुझे क्या करना है बेटा, इसका IRMS वैल्यू निकाल के बता देना है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे है बेटा, मुझे दिया गया है I इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। We have to find its average value. मुझे इसकी एवरेज RMS वैल्यू, मुझे इसकी RMS वैल्यू चाहिए। How I will get its RMS value? These are the two questions which we have to answer. ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे साइन और कॉस का यूज जरूरत पड़ सकती है? तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। आई एम जस्ट डूइंग दिस क्वेश्चंस। आगे चल के इन्हें आप एज ए फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हो, है ना। 2 का 0, नो बेटा दोनों में से किसी का 0 नहीं है एक्चुअली, है ना। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर बोर्ड, है ना, कंसंट्रेट करते हैं। बेटा आपका रिया कुछ सही लग रहा है आंसर मुझे, है ना। ये 3 मुझे समझ नहीं आ रहा, इट शुड बी रूट, है ना, वहां रूट होना चाहिए था। चलो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट IRMS, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। हाँ बेटा वही कनेक्ट करना है। हाँ IRMS की बात करें तो मैं यहां पे लिखूंगा IRMS की जगह I का स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस, सॉरी बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2AB साइन ओमेगा टी। इज इट फाइन विथ एवरीवन और नॉट? क्या ये सब लोग मानते हो? तो मैं अब इसका एवरेज निकालूंगा तो सब जगह देखो बेटा एवरेज का साइन दे देता हूं, और फाइनली अगर मुझे RMS चाहिए तो मैं इसका रूट भी निकाल देता हूं, है ना। सो आप बताओ, A स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इसका एवरेज तो A स्क्वायर रह गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ आ गया, B स्क्वायर बाई 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और आज ही आपको सिखाया बेटा कि अगर साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना हो फुल साइकिल में, आंसर इज 0, है ना। सो यूज दीज टू थिंग्स, योर आंसर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विथ रूट साइन। इज इट फाइन? क्या मुश्किल लगा ये? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा उड़ा देंगे आराम से, कभी भी कहीं भी कुछ भी आ गया आराम से सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं कहीं पे, है ना। चलो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेटा 4 का एवरेज कोई बोले क्या बोलोगे आप आंसर? आप बताओ मुझे। प्रिया 4 का एवरेज आप क्या बोलोगे? 2 बोलोगे? बहुत पिटाई खाओगे 2 बोलोगे तो। अगर 4 ही कांस्टेंट नंबर है ही तो 4 का एवरेज क्या होगा? 4, है ना। 0 और 4 का एवरेज कोई पूछे तब ना 2 बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वे में बोलेंगे ये कि अगर मुझे कहीं भी एवरेज निकालना हो तो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है ना। सो हम आसानी से ये चीज लिख सकते हैं। I नॉट था तो I नॉट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। मैं यहाँ पे एक DC करंट को एक AC करंट के साथ जोड़ रहा हूं। दिस वन इज बेसिकली अ DC करंट
दिस वन इज अ एसी करंट, ये एक एसी करंट है, ये एक डीसी करंट है। मैंने दोनों को जोड़ दिया और दोनों के रिजल्ट को निकाल दिया। नाउ इज इट फाइन? डन? आहार्वितिक हो गया ना बेटा। दूसरे केस में मेरे पास दो एसी थे बेटा, दो एसी को मैंने जोड़ दिया है। तो दिस टाइम कर ही देता हूं बेटा, एक छोटा सा तो है, निपटा देते हैं, है ना। होमवर्क के लिए आपके पास एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग कर लोगे, ठीक है। सेकेंड है आपके पास I इज इक्वल टू, अपार हर्ष के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पेन ने मुझे छोटा सा धोखा दे दिया है ना। हाँ, तो मैं इस धोखे से थोड़ा सा निपट लूं, फिर वापस से टॉपिक में आऊं। हाँ, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैं आपको बताने जा रहा था, हाँ बेटा। सर आपने रूट 2 क्यों नहीं किया? बेटा रूट 2 तो रूट लगने के कारण हो गया था ना, था तो वैल्यू 2 ना, था तो वैल्यू 2। यहां देखो मैंने 2 लिखा है ना, दिस वैल्यू इज बेसिकली 1/2। वो तो रूट लगने के कारण 1/√2 बन गया था ना। एक्चुअली बेटा मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, तो अब मैं जब तक फिर वापस से उस जगह पे नहीं पहुंचता तक तो ये बदल नहीं पाएगा, है ना। आई हैव टू मैनेज। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। आई की वैल्यू को हम लोग क्या ले रहे थे बेटा? हाँ मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं पिछले 10 दिन से नहीं हूं दिल्ली में, है ना। आई को मैंने क्या लिखा था बेटा? ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, है ना। पटना का नाम सुना है कभी? पटना, पटना जानते हो? ओके, तो आई एम रिसाइडिंग इन पटना नाउ, अभी मैं पटना में हूँ। ओके, हाँ एग्जैक्टली। तो हम लोग अब लिखने जा रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ निकालने जा रहे हैं IRMS। तो IRMS के लिए पहला स्टेप क्या था? स्क्वायर करने का। एग्जैक्टली बेटा सुपर 30 से हो। एक्चुअली मैं आनंद सर के पास पढ़ा हूं, है ना। IRMS की बात करें बेटा, तो हम लोग IRMS को लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो हो गया, अब बातें हो गई, आ जाओ वापस टॉपिक पे। चलो वापस से आ जाओ यहाँ। मैंने बोला बेटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2AB साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या यहां तक सब लोग हंसते खेलते हुए लिख सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत है किसी को? लिख सकते हैं क्या आराम से, है ना। तो अगर मैं इन सबके आगे एवरेज लगा दूं एंड आफ्टर दैट आई हैव टू पुट अ रूट साइन हियर, मैं यहाँ पे एक रूट साइन लगा दूं, मैं यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1/2 बोलूंगा। आई विल राइट 1/2 हियर। इस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे भी बेटा मैं 1/2 लूंगा। एंड फाइनली हम लोग अगर इस 2AB साइन ओमेगा टी की बात करें, फिर गलती कर रहे हो ना बेटा। मैंने आपको क्या बताया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0 अंडा, है ना। तो वो हमें बस ध्यान में रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा 1/2 लेता हूं तो अब समझ में आ गया होगा पॉइंट। लास्ट वाले को मैं 0 लिखूंगा। एंड वाई इट इज 0? बिकॉज साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को कंबाइन फॉर्म में 2 के साथ मिलाकर मैं आराम से साइन 2 ओमेगा टी लिख सकता हूं। एंड ये तो फिर लीनियर फॉर्म हो गया ना। फुल साइकिल में इसका एवरेज क्या होगा? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूं।
आंसर यहां से क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड यू हैव टू पुट अ रूट साइन ओवर इट। ये हमारा रिजल्ट होगा। नहीं समझ आया? ओके बेटा, मैं आपको बोल रहा था कि पहला साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अनन्या बोलना बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हाफ लिखने में कोई परेशानी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हाफ लिखने में कोई परेशानी। फाइनली मेरे पास लास्ट क्या है बेटा, बेटा फॉर्मूले में कहा था, आप फिर गलत कर रहे हो ना। वो तो सिर्फ सिंगल फंक्शन के लिए था ना। अगर i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हुआ हो, उसका एवरेज क्या होता है, वहां भी काम तो वही किया था ना आपने। i का स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हाफ पुट कर दिया, रूट निकाला आपने तो आंसर आया आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का रूट, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2। डन अभिलाषा, है ना? चलो, तो हम लोग यहां से इस आंसर को भी समझ चुके हैं। नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट वन। हाँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को कंबाइन करके लिखूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, दैट्स व्हाई साइन 2 थीटा का एवरेज भी क्या होना है, 0, इसलिए मैंने इसका एवरेज सीधे सीधे 0 ले लिया। तो यहां से बेटा नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। देखो ये तो पूरा का पूरा पहला पैटर्न था। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द आंसर फॉर सेकेंड पैटर्न। सेकेंड पैटर्न है हमारे पास, मान लो मुझे बोला गया बेटा कि ये हमारे पास इस बार का फंक्शन है, मुझे ग्राफ यूं दे दिया गया, मुझे बोला गया ये t/2 है, ये अपने पास t है, दिस वन इज आई नॉट, हियर द वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट। यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, फर्स्ट IRMS निकाल के बता दो, दूसरा आई एवरेज निकाल कर बता दो। आई एवरेज कब कब के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एंड सेकेंड हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए एंड सेकेंड हाफ के लिए। ये दो चीजें हमें बोली गई हैं कैलकुलेट करने। हाउ वी कैन कैलकुलेट, ट्राई टू डू दिस वन बेटा। हाँ एग्जैक्टली बेटा, सिंगल फंक्शन हो डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो मैंने आज आपको सिखाया कि कैसे निकालते हैं उसे, और निकालने के बाद जो ट्रिक सीखा हमने, उस ट्रिक के यूज से अगर कभी मिक्स्ड फंक्शंस दिए जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में आपको क्या बोला कि ये दो एक डीसी और एक एसी का कॉम्बिनेशन है, सेकेंड वन दो एसी करंट्स को मिलाकर लिखा गया है ना, ये दो एसी का कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों को मिलाने से रिजल्ट मेरे पास कुछ निकल कर आया है। हाँ बेटा इट इज, हाँ सॉरी इट्स माइनस आई नॉट, मेरी गलती है बेटा, माइनस आई नॉट होगा। तो नाउ ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। तो किसी का आया, अपूर्वा। नाउ बेटा क्या अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं जो आज आप शुरू में मुझसे पूछ रहे थे? ओके इस वेडनेसडे आप लोग फ्री हो क्या? बहुत सारे बच्चे हो अभी, बताना मुझे, वेडनेसडे फ्री हो क्या? ओके, तो इट मे बी पॉसिबल आई विल टेक योर क्लास ऑन वेडनेसडे। मैं वेडनेसडे को एक क्लास दूंगा आपकी, है ना, और थर्सडे को मेरी जगह हो सकता है कोई और ले। हाँ एग्जैक्टली, सम अर्जेंट वर्क, कुछ जरूरी काम है, बहुत जरूरी है ना। चलो तो अब मैं इसके आंसर पे आता हूं बेटा, है ना, इस क्वेश्चन के आंसर पे आता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था एक्चुअली। आई एवरेज अगर निकालना हो तो इट इज आई नॉट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल एंड फॉर सेकेंड हाफ साइकिल। ये तो बिना कैलकुलेट किए बता सकते थे। क्यों क्यों ऐसा बेटा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ऊपर भी देखो बेटा, फर्स्ट हाफ साइकिल में भी कांस्टेंट वैल्यू है, सेकंड में भी कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का एवरेज क्या होगा, वही वैल्यू हो जाएगी। तो आई विल राइट आई एवरेज फॉर
first half cycle. First half cycle is equal to simply equal to I naught, and in second half cycle it is equal to minus of I naught. अब आती है बारी बेटा हमारे IRMS वैल्यू की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हाउ वी कैन हैंडल इट. देखो बच्चों, सबसे अच्छी बात हमारे लिए जानते हो क्या हुआ? हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों का स्क्वायर करोगे तो आई नॉट स्क्वायर ही मिलेगा, है ना. और आई नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, तो आई नॉट स्क्वायर का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो आंसर इज आई नॉट स्क्वायर, है ना. सो अगर हम बेटा उसका एवरेज कैलकुलेट करें, अगर हम IRMS वैल्यू वहां से निकालना चाहें, तो द वैल्यू ऑफ IRMS इज नथिंग बट आई नॉट स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाई dt. आप न्यूमरेटर में लिखोगे बेटा आई नॉट स्क्वायर इंटू टी, in denominator it is t will be cancelled out and the answer is equal to I naught. This will be the result. Done with everyone? Done with everyone? Is this point is clear to everyone? पूछ लो बेटा. You can. Now come to the next question. मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर आता हूं. सर, हाउ यू टुक वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू I नॉट? बिकॉज बेटा इट इज गिवन, इट इज एक्चुअली बेटा गिवन है हमें, इसलिए हमने सीधे सीधे ले लिया. ग्राफ देखकर मुझे समझ में आ रहा है, ग्राफ से ही किया बेटा. एवरेज के लिए तो मैंने सिंपल वे में क्या किया, इसका अगर आप एवरेज निकालते तो क्या लिखते हैं, I नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी बाई टू डिवाइडेड बाई टी बाई टू. ये दोनों कैंसिल होता, आंसर तो आई नॉट ही आता ना, है ना. इसलिए ग्राफ की जरूरत पड़ी नहीं हमें, बिना ग्राफ के कर लिया. अब ग्राफ वाला करा रहा हूं मैं, घबराओ नहीं, सब आएगा बेटा, धीरे धीरे सब आएगा, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा. नेक्स्ट एग्जांपल पे आता है. दिस टाइम ये ऐसे आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एवरेज में निकाल रहा हूं, RMS आपको निकालना है. This one is basically t by 2 and here this one is t. ये वैल्यू हमारे पास I नॉट है, ये वैल्यू हमारे पास I है, और यहां हमने t लिया है. We have to find the value of I average and IRMS. और मैं इस बार दोनों फुल साइकिल में आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है. पूछ सकते हो बेटा, जा सकती हो बेटा. NSEB. Actually, I have to explore the possibilities. Okay, Avilasa. So give me some time. I will answer you. Exactly, Manish, your answer is absolutely correct, beta. So now I am just doing this question. Exactly, beta. अगर आप I average की बात करो, you can find the value of I average very easily. It is not very difficult. Why? Because बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आंसर क्या है, 2I नॉट बाई पाई. सेकेंड हाफ साइकिल के लिए इट इज 0. So I am writing I average is equal to 2I naught divided by pi plus 0 divided by 2, that is equal to I naught by pi. और इसका IRMS जो है it is for your homework. ये आपके होमवर्क के लिए है. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ. I am just providing you the hint. If you want to find the value of IRMS, आप सिर्फ शुरू के हाफ साइकिल को यूज करना, जहां पे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, और इस I नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज को जो है बेटा आप 0 से लेकर t बाई 2 तक में इंटीग्रेट करके सॉल्व करना. आंसर आपके पास जो आएगा इट इज इक्वल टू I नॉट बाई 2. कितने के बराबर आएगा? आंसर I नॉट बाई 2 आएगा. आप एक बार मैच करा के देख लेना. इफ यू हैव
आप जो है इसे फोरम में प्लेस कर सकते हो, है ना, इसके सोल्यूशन को अगर आप कैलकुलेट करो तो। मैंने आपको बस छोटा सा हिंट दिया, यू हैव टू डू द सिंपल थिंग, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी into dt integrated from 0 to t by 2. In denominator you should also write t by 2 and take its root to get your result. ये आपको रिजल्ट दे देगा बेटा। एवरेज के लिए क्यों 2 से डिवाइड किया? फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हमारे पास एवरेज हम ऑलरेडी जानते थे, इट इज 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए हम एवरेज जान रहे हैं, इट इज 0। सो मैंने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। आप इससे पहले 0 कैसे लिख रहे थे? नेट आंसर 0 कैसे लिखते थे? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, दोनों जोड़ने के बाद कैंसिल हो जाता था। यहाँ कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी 0 है, इसलिए आपको सिर्फ इन फर्स्ट को दूसरे से ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। नॉट ऑलवेज 0 बेटा, वो ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, आगे पढ़ना भी है हमें उसका। ये हमारे पास t by 2 है, दिस वन इज बेसिकली t, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई नॉट, ये I है हमारे पास, ये T है हमारे पास। वी हैव टू फाइंड IRMS एंड I एवरेज। तो I एवरेज को अभी निकाल लिया जाए, है ना, IRMS की बात अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं। एंड हियर वी आर थिंकिंग अबाउट द सेकेंड हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल की बात कर लेते हैं। ओके, ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज। अभिनव, वेरी गुड बेटा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आहारवितिक, निधि, अपूर्वा, आपके भी आंसर सही है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दैट। क्या करना था? सिंपल वे में अगर मैं आई एवरेज निकालूं फर्स्ट हाफ साइकिल का, तो एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा, दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट इंटू टी बाई 2, और इसे मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं। आफ्टर डिवाइडिंग इट विथ टाइम यू विल गेट आई नॉट बाई 2 एज ए रिजल्ट। एंड द सेकेंड वन, अगर मैं आई एवरेज निकालता हूं सेकेंड हाफ साइकिल का, सेकेंड हाफ का निकालोगे, देन यू शुड राइट माइनस ऑफ आई नॉट बाई 2 एज योर रिजल्ट। एंड द फाइनल IRMS यहां भी निकालना मुश्किल है बेटा, क्या करोगे IRMS निकालने के लिए? इज देयर एनी आइडिया? एक्चुअली वी हैव ओनली 1.5 मिनट लेफ्ट, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले बेटा इस लाइन का इक्वेशन लिख लो। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज आई नॉट, सॉरी, I इज इक्वल टू T। अब मुझे यहाँ पे स्लोप पुट करना है। स्लोप कितना है इस लाइन का? इट इज आई नॉट डिवाइडेड बाई T बाई 2, दैट इज 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई टी। नाउ आपके पास इक्वेशन है, अब इक्वेशन है तो क्या सॉल्व करना मुश्किल है? आंसर इज नो। हमें करना क्या होगा? 2 आई नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और इसका रूट निकाल दो, यू विल गेट द रिजल्ट। आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। डन। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के हो गए, 2 IRMS निकालना है। एक्चुअली बेटा देखो, मैंने बोला कि सेम टाइम में सेम पावर कंज्यूम होना चाहिए, यही देखना था ना मुझे। तो सेम टाइम मैंने t बाई 2 ले लिया, क्योंकि अगर मैं t तक लेता तो मुझे 2 इक्वेशंस लिखने पड़ते, हमारा काम बढ़ जाता। तो हमने काम को कम कर लिया। काम को कम करने का क्या इजी तरीका था? मैंने टाइम इंटरवल को छोटा कर लिया, हमारा काम आसान हो गया। आई होप द थिंग इज क्लियर। ओके बच्चों, देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, है ना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, है ना, और पढ़ाई करते रहते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन। By practicing,
ओके राज, थैंक यू।